नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले, तो उसका साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाजुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करेगा। भुगतान के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, कृपया उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले खास खबरों पर एक नज़र। चीन ने नहीं हटाई गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से सेना, सरकार में सन्नाटा। सुप्रीम कोर्ट में विकास एनकाउंटर की जांच के लिए 4 याचिकाएं। मोदी ने फिर दी गलत जानकारियां, राहुल ने बताया असत्याग्रही। बीजेपी गहलोत सरकार को गिराने में लगी है, एफआईआर दर्ज। सोने की तस्करी को लेकर केरल में निशाने पर सीएम विजयन। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। सरकार इस तरह के आभास दे रही है मानो चीनी सेना पीछे हट गई हो, मगर भारत चीन सीमा को लेकर आने वाली शांति की खबरें अब छलावा लग रही हैं, क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। पहले दोनों देशों के कमांडर स्तर की बातचीत में ये तय हुआ था कि गलवान घाटी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी और पूरे इलाके को खाली कर देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ है। चीनी सेना ने गलवान घाटी को तो खाली कर दिया है, पर हॉट स्प्रिंग से पीछे नहीं हट रही है। ये वो इलाका है जहां चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय नियंत्रण के कई किलोमीटर अंदर तक अपने सैनिकों को भेज दिया था। मशहूर रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ल ने बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर दोनों सेनाएं बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, आंखों में आंखें डाले हुए। ये चांग चेनमो नदी के पास का इलाका है। यही स्थिति PP-15 की भी है। बफर जोन बनाने पर भी चीन राजी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो पूरे इलाके पर गश्त करना चाहता है और इस तरह भविष्य में अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ घुसपैठ करने की संभावनाएं खुली रखना चाहता है। अजय शुक्ला लिखते हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर स्थित गोगरा में 1500 चीनी सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं। ये इलाका वास्तविक नियंत्रण रेखा से 2 किलोमीटर अंदर है। अजय शुक्ला का तर्क है कि भारत चीन बातचीत और समझौते की शर्तें चीन को फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं, भारत के खिलाफ हैं। इस सहमति के मुताबिक दोनों सेनाओं ने 1-1 किलोमीटर पीछे अपने सैनिक बुलाए तो फायदा चीन को है, क्योंकि वो भारतीय सीमा के 2 से 4 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। चीन की आक्रामकता और तैयारी में कोई कमी नहीं आई है, वो पहले से अधिक तैयार लगता है। इससे समझा जा सकता है कि गोगरा के पार चीनी नियंत्रण वाले इलाके में भारी तादाद में चीनी सैनिक जमा हैं। तो एक तरफ चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, सिवाय गलवान घाटी के वो कहीं से नहीं हटा है, और बल्कि हमारी सीमा के अंदर घुसपैठ करके वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर तैनात है। भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। भारत सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही, भारतीय सेना के हवाले से कोई खबर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी चुप्पी से इस सच को ढक देने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये सच निकल कर आ रहा है। अजय शुक्ला जैसे विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, सैटेलाइट की तस्वीरें आ गई हैं कि कहाँ पर कौन सेना किस हद तक तैनात है, कहाँ पर कितनी घुसपैठ हुई है। ऐसे में भारत सरकार का चुप रहना दरअसल देश को गुमराह करना है, देश को सच से दूर रखना है। और ऐसे में ये ज़रूर है कि इस रहस्य के बने रहने से सरकार के बारे में संदेह बढ़ रहे हैं। सरकार की मंशा के बारे में, सरकार के इरादों और संकल्प के बारे में संदेह बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज तक चीन का नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाए हैं, ना ही सरकार ने कबूल किया है कि कोई अंदर घुसा है, चीनी सेना ने हमारे इलाके में कब्जे किए हैं। जबकि हम जानते हैं कि 15 जून को जो झड़प हुई थी दरअसल चीनी घुसपैठ की वजह से हुई थी और चीन ने हमारे सैनिकों को मार डाला था। तो ये एक स्थिति जो हम 1-1.5 महीने से लगातार देख रहे हैं वो बनी हुई है। भारत सरकार ने
पूरे देश को एक अंधेरे में रखा हुआ है। बार बार विपक्षी दल सवाल कर रहे हैं, अखबार सवाल कर रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ पत्रकार सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसका जवाब केवल चुप्पी से दे रही है, मानो चुप्पी ही उसके पास है। और जाहिर है कि ये चुप्पी बहुत सारे रहस्यों को छिपाने के लिए होगी, बहुत सारी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए होगी, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में भारत को और भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इससे चीन के हौसले बढ़ेंगे, वो और भी ज़्यादा घुसपैठ के लिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया था पहले सर्वदलीय बैठक में, उसका फ़ायदा चीन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमकर उठाया है। अब इस चुप्पी का भी यही हाल होगा, क्योंकि ये चुप्पी अंतर्राष्ट्रीय जगत को संदेश देती है कि भारत दोषी है, चीन दोषी नहीं है। भारत शोर मचा रहा है, चुप है, इसका मतलब है कि उसकी कमज़ोरी है। और चीन बार बार कह रहा है कि प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए, भारत सरकार का रवैया देख लीजिए, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमने कोई उल्लंघन किया है। तो ये स्थिति बड़ी विकट है। अगली खबर का रुख करते हैं। विकास दुबे एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ रहा है। इस एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 4 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। पहली याचिका में वकील अनूप अवस्थी ने दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर की सीबीआई या एनआईए से जांच कराने की मांग की है। दूसरी याचिका मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ने दाखिल की है। इसके अलावा एक अन्य याचिका में एनजीओ पीयूसीएल ने विकास दुबे की मुठभेड़ की एसआईटी जांच और राजनीतिक साठगांठ की न्यायिक जांच की मांग की है। आपको याद होगा कि जिस दिन फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर हुआ था, उसके एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है फेक, इसलिए उसको रोका जाए, और वो हो गया। उस जो रिट दायर की गई थी, याचिका दायर की गई थी, उससे वो नहीं रोका जा सका। उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 से योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से ही ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। कई बार इन एनकाउंटर्स पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन यूपी पुलिस की हर बार जांच में क्लीन चिट मिल गई। बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में दिए गए निर्देशों के अनुसार एनकाउंटर के बाद पुलिस के खिलाफ मामले की मजिस्ट्रियल जांच होती है, और अभी तक यूपी पुलिस के खिलाफ एनकाउंटर के 74 मामलों में मजिस्ट्रियल जांच यानी न्यायिक जांच पूरी हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश पुलिस को इन सभी मामलों में क्लीन चिट मिल चुकी है। अब उसे विकास दुबे के एनकाउंटर की भी जांच करानी होगी, लेकिन आंकड़े जांच में जो आने वाले हैं उसके नतीजे पहले ही बता दे रहे हैं कि जांच किस तरह की होगी, नतीजे क्या होंगे। मार्च 2017 के बाद से दुबे 119वां अभियुक्त था जो पुलिस के मुताबिक क्रॉस फायरिंग में मारा गया। अभी तक उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 6145 ऑपरेशन किए हैं। आप सोच लीजिए, 119 लोग अब तक मारे जा चुके हैं ऑपरेशंस में, इस तरह के एनकाउंटर्स में, जिनमें से ज़्यादातर कहा जाता है कि फेक एनकाउंटर हैं। ये पुलिस ने तय करके इन लोगों को ख़त्म किया है। अब जांच का एक कर्मकांड है जो पूरा कर लिया जाता है, जिसमें पुलिस को क्लीन चिट दे दी जाती है, और ये 74 मामले यही बता रहे हैं। विकास दुबे के मामले में भी क्या यही होने जा रहा है? शायद यही संदेह है, यही शक है। इसी की वजह से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इन मामले में किस तरह का रवैया अपनाता है, क्योंकि अभी हाल के महीनों में, वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत ही कहना चाहिए कि लचर रहा है, ढीला रहा है। बहुत उम्मीद उससे लोगों को नहीं रह गई है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि सरकार के दबाव में, राजनीतिक दबाव में निर्णय दे रहा है, फैसले सुना रहा है। बहरहाल ये कोर्ट पर इस तरह के शक पैदा करना कोर्ट की अवमानना माना जाता है, लेकिन चूँकि इस तरह का माहौल बन गया है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो लॉ फेटर्निटी है उसके लोग कर रहे हैं, इसलिए ये बात अब आम हो चुकी है। बहरहाल ये तय है कि अगर जांच उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ से हुई तो उसमें सच सामने नहीं आएगा। और आप देखिए कि इसके पहले ही माहौल बन गया था कि विकास दुबे को मारा जाएगा। ट्वीट भी आ गए थे रिटायर्ड अधिकारियों के कि उसको उज्जैन से लाते वक्त रास्ते में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो बताते हैं कि पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई थी। क्या होगा जांच का,
ये रिजल्ट हम अभी बता सकते हैं यूपी की जांच का? हाँ, अगर बड़े स्तर की जांच हुई, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हुई, तो निश्चित रूप से कुछ और निष्कर्ष सामने आ सकते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर निवेदन करेंगे कि गोदी मीडिया को परास्त करने के लिए, स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आइए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक लिंक है, उसको क्लिक करके भुगतान कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी गलत बयानी के कारण विवादों में फंस गए हैं। शुक्रवार को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने किया। इस दौरान पीएम ने रीवा के सोलर पावर प्रोजेक्ट को एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बता दिया, जिसको कांग्रेस ने झूठ करार दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि केंद्र सरकार कैसे दावा कर सकती है कि रीवा सोलर पार्क, जो कि 750 मेगावाट का है, वो एशिया का सबसे बड़ा है, जबकि कर्नाटक के पावागढ़ पार्क में 2000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने 3 साल में बनाया था, जो कि 2018 से काम कर रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रीवा की गलत पहचान भी बता दी। पीएम मोदी के द्वारा गलत पहचान बताने पर कांग्रेस ने हमला किया है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रीवा की पहचान नर्मदा नदी से है और वाइट टाइगर से है, सफ़ेद बाघों से है। सफ़ेद बाघों वाली बात सही है, लेकिन जहाँ तक नर्मदा की बात है तो हकीकत यह है कि नर्मदा नदी और रीवा ज़िले का कोई संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा, मोदी जी का एक और झूठ। मोदी जी ने कहा नर्मदा नदी का रीवा से नाता है। हकीकत, नर्मदा नदी का रीवा से कोई संबंध ही नहीं है। नर्मदा नदी रीवा से 388 किलोमीटर दूर है। मोदी के इन बयानों पर राहुल गांधी ने भी पीएमओ के ट्वीट को टैग करके लिखा है असत्याग्रही, यानी झूठ का आग्रह रखने वाला, झूठ का व्यवहार करने वाला। ये मोदी जी के लिए राहुल गांधी ने एक नया संबोधन दिया है। और निश्चित रूप से पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने से ये सब जानकारियां गढ़ते हैं या फिर उनको जो जानकारियां देने वाले लोग हैं वो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, या वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, गलत जानकारियां प्रधानमंत्री को देते हैं और वो उसी को रिपीट कर देते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा होता तो ये माना जा सकता है कि कहीं कोई चूक हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का पिछले लंबा सिलसिला है जब वो लगभग हर भाषण में कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल जाते हैं, कोई बात बढ़ा चढ़ा कर बोल जाते हैं, कोई तथ्य ही गलत होता है। तो ये प्रधानमंत्री के स्तर पर जो व्यक्ति है उसको इस तरह की बातों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये पीएमओ की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, जो उनके भाषण लिखने वाले हैं, जो उनको इस तरह के इनपुट देते हैं कि किस मौके पर क्या बोलना है, अगर वो गलत जानकारियां दे रहे हैं तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। इन लगातार गलत जानकारियां देने से प्रधानमंत्री की जो छवि बनी है वो एक झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री की बन गई है। और वही राहुल गांधी ने इसीलिए उनको असत्याग्रही कहा है, सत्याग्रही नहीं किया कहा है, क्योंकि सत्याग्रही तो गांधी जी थे जो सत्य का आग्रह रखते थे और उसके लिए मरने मिटने को भी तैयार हो जाते थे। तो यहाँ एक प्रधानमंत्री है जो लगातार झूठ बोलता है, बोले जा रहा है पिछले 6 सालों से, और अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही दुखद है, क्योंकि पूरे प्रधानमंत्री की छवि जो है वो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे बीजेपी की छवि बनती बिगड़ती है, उससे देश का कुछ नहीं होता। लेकिन पूरे देश में और देश के बाहर जो प्रधानमंत्री की छवि बनती है, उससे देश की छवि बनती बिगड़ती है, और जो देश के लिए बहुत बुरा है। आज की अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस विधायकों ने एक बार फिर बीजेपी पर अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शुक्रवार रात को सत्तारूढ़ कांग्रेस के 24 विधायकों ने विपक्षी दल बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है और विधायकों को लालच देकर उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नोटिस जारी किया और कहा है कि वे सरकार गिराने के संबंध में अपने बयान दर्ज करवाएं। इस मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG और राजस्थान पुलिस ने शनिवार को FIR भी दर्ज की है। SOG द्वारा
ये एफआईआर दो नेताओं के बीच बातचीत के आधार पर दर्ज की गई है। एसओजी ने इस मामले में बीजेपी के दो नेताओं को पूछताछ के लिए उठा लिया है। इनके नाम अशोक सिंह मेटावाला और भारत मलानी हैं। अशोक को उदयपुर से जबकि भारत को ब्यावर से उठाया गया है। एसओजी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखा है कि इन दोनों की बातचीत के दौरान ये कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार को गिराकर दूसरी सरकार बनाकर 1000 से 2000 करोड़ रुपए तक कमाए जा सकते हैं। बातचीत के दौरान ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एफआईआर में कहा गया कि गहलोत सरकार को गिराने की ये तैयारियां राज्यसभा चुनाव से पहले से की जा रही हैं। तो ये तो लगातार खबरें आ रही हैं और जिस तरह का बीजेपी का बर्ताव रहा है राज्य सरकारों के प्रति, जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उसमें कोई हैरत नहीं होती कि अगर इस तरह की कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही होंगी। हम कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और मणिपुर तमाम राज्यों में बीजेपी ये इस तरह के खेल कर चुकी है, तो कोई हैरत की बात नहीं होगी अगर वहाँ विधायकों को लालच दिए जा रहे हों, धमकाया जा रहा हो, ब्लैकमेल किया जा रहा हो। अब ये बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। बीजेपी की राजनीतिक इसी आधार पर अब आगे बढ़ रही है। इसी तरह के हथकंडों को अपनाकर वो राज्यों में अपनी सरकारें बना रही। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की चौहान की सरकार बनी है, सिंधिया को तोड़कर, 22 विधायकों को तोड़कर। अब यहाँ भी इसी तरह का खेल करने का सरकार बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही होगी, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं हो सकती है। ये राज्यसभा चुनाव के पहले से ये सिलसिला हम सुनते आ रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा की एक और सीट हथियाने के लिए वो विधायकों को भी तोड़ना चाहती थी और टूट जाते तो सरकार को भी गिरा सकती थी। तो उस समय आपको पता होगा कि फिर गहलोत ने अपने विधायकों को किसी होटल में, फिर रिजॉर्ट में, इन सब जगहों पर रखकर सुरक्षित रखा था। तो ये एक सिलसिला है, भारतीय राजनीति की एक दुष्प्रवृत्ति है जो बीजेपी के आने के बाद और भी फलने फूलने लगी है। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। 30 किलो सोने ने केरल में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। देश की इकलौती वामपंथी सरकार पर राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे पर जब्त इस सोने की वजह से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन खुद कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। कई राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस कांग्रेस पार्टी को वामपंथी समर्थन देते हैं, उसी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे देने की मांग की है। इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने राज्यव्यापी आंदोलन भी शुरू कर दिया है। मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी भी वाम मोर्चे की सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। वाम मोर्चे की सरकार बीते रविवार को उस समय मुसीबत में फंस गई थी जब तिरुवनंतपुरम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने करीब 30 किलो सोना जब्त किया था। खुफिया और पुख्ता जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात से आए इस कथित राजनयिक सामान की जांच की थी। अधिकारियों ने UAE से आए इस सामान पर अपना दावा पेश करने वाले सरित कुमार नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में सरित कुमार ने स्वप्ना सुरेश नाम की एक महिला का नाम लिया। अधिकारियों ने पाया कि स्वप्ना सुरेश केरल सरकार की एक संस्था में काम करती हैं और उनके मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ बड़े अधिकारियों से संबंध हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव शिव शंकर को पद से हटा दिया और उनकी जगह दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया। गौर करने वाली बात है कि शिव शंकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव होने के साथ साथ केरल स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के चेयरमैन भी थे और इसी सरकारी संस्थान में स्वप्ना सुरेश बतौर मैनेजर काम कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक शिव शंकर ने ही स्वप्ना की नियुक्ति करवाई थी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ही संदेहास्पद मामला है। केरल में गोल्ड की तस्करी, सोने की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि केरल से बहुत लोग मध्य पूर्व में काम करते हैं, मध्य पूर्व के देशों में काम करते हैं। बड़े पैमाने पर वहाँ के लोग वहाँ काम करते हैं और चूँकि वहाँ से आवागमन ज़्यादा होता है, इसलिए सोने की तस्करी की संभावना भी ज़्यादा होती है। कई बार सोने की तस्करी का सामान, सोना बॉडी के अंदर भी भर के लाया जाता है और सामान के साथ भी। ये जो आने वाला है उसको पता नहीं होता है कि किसको डिलीवर करना है, केवल वो जानता है जिसको वो रिसीव करना है और वो अपनी स्थिति को देखकर उसको रिसीव करता है। तो ये जो सज्जन हैं जिन्होंने बताया है कि स्वप्ना सुरेश नाम की, ये इसीलिए शक पैदा हो रहा है कि इनको नाम कैसे पता है, क्योंकि ये जो
मोडस ऑपरेंडी है स्मगलर्स का, इसमें दूसरे पक्ष का नाम नहीं दिया जाता है। फिर भी जांच होनी चाहिए। अब जांच का दायरा कहां तक फैलाया जा सकता है ये डिपेंड करता है। वैसे अब केंद्र सरकार ने भी एंट्री ले ली है, निश्चित रूप से इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी होगा क्योंकि NIA को ये जिम्मेदारी जांच की दी गई है। तो निश्चित रूप से वो कोशिश करेगा कि विजयन, जो कि अभी तक बहुत अच्छे काबिल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं कोरोना आदि के मामले में, उनकी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसे में वो निशाने पर हैं क्योंकि उनकी वजह से केरल की सरकार स्थिर है और वामपंथी सरकार की चमक भी बढ़ी है। तो ये विपक्षी दलों को खटक रहा है निश्चित रूप से, लेकिन ये ऐसा मामला है जिसमें अगर निष्पक्ष जांच हो तब समझ में आया कि हालात क्या हैं और असलियत क्या है। लेकिन अगर राजनीतिक प्रयोजन से जांच हुई तो वो भी, उसके निष्कर्ष भी जाहिर है कि पक्षपातपूर्ण निकलेंगे। बहरहाल, आइए अब इस बुलेटिन को ख़त्म करने से पहले कुछ जानकारियां आपको कोरोना से संबंधित दे दें। कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं। भारतीय ड्रग कंट्रोलर संस्था CDSCO ने चर्म रोग सोराइसिस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा आइलाइजोमेव को कोविड-19 के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने की अनुमति दे दी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले कुछ लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक येदियुरप्पा आने वाले कुछ दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे। WHO ने कहा है कि धारावी मॉडल ने दिखा दिया है कि कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रियेसस ने कहा है कि दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि भले ही प्रकोप कितना भी ज़्यादा हो फिर भी इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। और इन उदाहरणों में से कुछ इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि धारावी के भी हैं। तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक अच्छी बात है कि धारावी में उसने जिस तरह से कंट्रोल किया, बहुत डेंस पॉपुलेशन है, झोपड़पट्टी वाला इलाका है, तो यहाँ पर काबू में करना बड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग काम था जो उसने किया है और उसको WHO इस संस्था पर उसकी तारीफ कर रही है। ये अच्छी बात है। और अब आंकड़े, देश में संक्रमितों का आंकड़ा 8 लाख के पार चला गया है। 3 दिन में ही लगभग 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में 24 घंटे में 2,28,000 नए मामले सामने आए हैं और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,25,00,000 से अधिक हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको आज का अंक पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और मैं अब सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करूंगा उस दिन की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ ज़रूर होंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।